हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि किसी भी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी गति किस प्रकार की होती है जब उसके ऊपर कोई विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित नहीं हो, और जब उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, हेडिंग लगाते हैं यहां पर। चालक में आवेशों की गति। अब देखें यहां पर, जैसे कि यहां पर कोई एक चालक लिया हमने, ये एक चालक लिया है और धातु का, किसी भी धातु का हो सकता है ये, और चालक है तो इसके अंदर खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि यहां पर ये बना देता हूं मैं माइनस, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि अपने परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, जहां चाहे वो इस चालक के भीतर भीतर घूम सकता है। अब यहां पर ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि प्रति 1 मीटर क्यूब में, अगर चालक का 1 मीटर क्यूब होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल दो इसको, इलेक्ट्रॉन प्रति 1 मीटर। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो यहां पर, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन आया, मान लो गति कर रहा है, और गति क्यों करेगा? तापीय ऊर्जा के कारण। इनके जो परमाणु है उनसे ये बहुत ही अल्प आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, और जिसके कारण ये रूम टेम्परेचर या तापीय ऊर्जा के ऊपर ये इधर उधर गति करते रहते हैं। तो जैसे कि ये वाला इस तरफ गति कर रहा है और इससे टकरा के अपनी दिशा बदल लेगा। तो ये इनकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, कोई किधर करता है कोई किधर गति कर रहा है। इनकी अलग अलग अनियमित रूप से ये गति करते रहते हैं। तो ये जो अनियमित रूप से गति कर रहे हैं ये तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। तो यहां लिख देते हैं कि जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति, या इसको बोल दो यादृच्छ गति, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं रैंडम मोशन, यानी किधर भी ये किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। तो अनियमित गति करते हैं। अब करते किसके कारण है, क्या कारण है, कहां से मिली ऊर्जा? तो ये करते हैं, ये सब तापीय ऊर्जा के कारण होता है। तापीय ऊर्जा पाकर ये ऐसी गति करते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, जब कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है तो अब जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जा रहे हैं तो उतने ही औसत रूप से इसके विपरीत दिशा में जाएंगे।
तो दाएं बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई, तो औसत जो दिशा आई वो इनकी 0 मिल गई। तो यहां पर पॉइंट डाल दो इसको। जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं उतने ही विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जिस दिशा में आवेश कोई गति कर रहे हैं तो उतने ही प्रकृति के या उतने ही प्रकार के जो आवेश है, या इसको यूं कहो कि जिस दिशा में आवेश गति कर रहे हैं उतने ही आवेश उसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो औसत जो गति है वो 0 हो जाएगी। तो अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत जो गति है वो 0 होती है, जिसके कारण चालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब औसत गति 0 हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, कोई पर्टिकुलर दिशा है नहीं, अनियमित रूप से अनियमित दिशाओं में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब जैसे कि मान लो हम किसी भी मेटल को या किसी भी धातु को उठाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो खूब सारे हैं और वो गति भी कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनकी जो औसत दिशा है, औसत गति है वो 0 है, जिसके कारण उसमें हमें करंट नहीं आता है। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि जब हम इसके ऊपर जब तक कोई भी बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं या इसमें कोई बैटरी सेल नहीं जोड़ते हैं, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित दिशा में गति नहीं करेंगे और उस कंडीशन में इसमें कोई करंट या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब यदि कंडीशन चेंज करें, इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करें सेल या बैटरी लगाकर, या दोनों सिरों पर एक तरफ धनावेशित और एक तरफ ऋणावेशित प्लेट लगाकर, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो, जैसे कि यहां पर ये एक चालक है और इसके एक सिरे पर प्लस का और एक सिरे पर माइनस का आवेश लगा दिया अगर, अब आवेश लगाने के कई तरीके हैं, या यूं कहें एक सिरे को प्लस का और एक सिरे को माइनस का करने के कई तरीके हैं। या तो हम इसको एक धनावेशित प्लेट लेकर इसके इस सिरे पर चिपका दें और एक ऋणावेशित प्लेट लेकर इस सिरे पर चिपका दें। तो यहां पर क्या है, ये हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित, 2 सिरे हो गए। तो अब क्या होगा, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो पहले अनियमित रूप से गतिमान थे, अब वो माइनस से प्लस की ओर गति करना शुरू कर देंगे और कब तक गति करेंगे, जब तक ये प्लस वाले पूरे उदासीन नहीं हो जाते तब तक ये गति करते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एक निश्चित दिशा में गति हो रही है। तो निश्चित दिशा में गति हो रही है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। और जैसे ही ये जो प्लस के हैं ये सारे इन इलेक्ट्रॉनों से उदासीन हो जाएंगे, तो फिर इसमें आवेशों का जो प्रवाह है वो एक निश्चित दिशा में ना होकर वापस अनियमित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में
धारा का प्रवाह वापस जीरो हो जाएगा। तो ये चालक है और यहां पर ये आवेश का प्रवाह है। आवेश यहां पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है यहां पर, जो माइनस से प्लस की ओर गतिमान रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब टक्करें तो अभी भी हो रही है आपस में इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और धनायन से भी टकरा रहा है। टक्करें हो रही, लेकिन फिर भी वो टक्कर खाता खाता प्लस की ओर ही गति कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में चालक में धारा का प्रवाह होगा। तो हम लिख सकते हैं धारा चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जिसके कारण चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखना यह है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। तो विद्युत क्षेत्र जो है ई वेक्टर होता है, उसकी दिशा होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर ई वेक्टर की दिशा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक धारा है, इलेक्ट्रॉन जो है, आवेश जो है, वो जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जब अनियमित गति होती है इसकी, ये तीसरा पॉइंट दे दो, अनियमित गति होती है किसके कारण होती है? ये तापीय ऊर्जा के कारण। तो तापीय ऊर्जा के कारण जो अनियमित गति होती है वो होती है 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से ये अनियमित रूप से गति करता रहता है चालक के भीतर। और जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं इसके ऊपर, तो उस स्थिति में क्या है, ये टकरें खाता खाता एक प्रकार की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट करेगा। जैसे कार ब्रेक मारती मारती रपट रपट चलती है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी टक्कर खाते 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 माइनस से प्लस की ओर गतिमान रहेंगे। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो इनकी गति है वो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, और जो इनका वेग होता है कितना होता है? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट, या ऐसे लिख दो, ड्रिफ्ट या अपवाह करते हैं। या ड्रिफ्ट का मतलब ये समझना है आपको, ये है कि टक्कर खाते खाते जा रहे हैं लेकिन जा उधर रहे हैं, तो ये अपवाह करते हैं। और इनका जो अपवाह वेग होता है
या अपवाह चाल होती है, चाल या वेग, उसको हम दर्शाएंगे वीडी से, और उसका जो मान होता है वो होता है 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत कम होता है। तो ध्यान देना, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद की गति है जो एक निश्चित दिशा में है, और ये जो आ रहा है यहाँ पर अनियमित गति जो किधर भी घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो होती है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो वो होती है 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक निश्चित दिशा नहीं होने के कारण इनका जो औसत गति है वो 0 हो जाती है, औसत वेग 0 हो जाता है, जिसके कारण कोई धारा नहीं बहती है। और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में इनमें एक निश्चित दिशा में गति होती है, जिसे बोलते हैं अपवाह चाल, या इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी परिभाषा वगैरह अभी जस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना उसमें देखेंगे। और इसका जो परिमाण होता है वो होता है 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड। ये बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की जो अनियमित गति है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। अब देखते हैं इसके बाद में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, या अपवाह चाल या अपवाह वेग क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हेडिंग लगाता है पहले, कहीं कहीं इसको अपवाह चाल भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान देना, पहले वो कंडीशन देखते हैं जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है ए, और वो आवेश यहां से ऐसे गति करेगा, यहां टकराया, फिर इधर गया, यहां टकराया, वापस इधर आया, यहां टकराया। ऐसे क्या है, टक्कर खाते खाते ये जा रहा है ऐसे। इस प्रकार ये टक्कर खाते हुए जा रहा है। तो ये जो पहला हमने डायग्राम बनाया है, ये यहां चला, इससे टकराया, फिर यहां से यहां टकराया, तो ऐसे इनकी टक्करें हो रही है। ये तब की कंडीशन है जब तक हमने आवेश के ऊपर कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है और हमने इसकी जो दिशा ली है वो ले ली इस तरफ। ध्यान देना, हमने दिशा ली है इस तरफ, बाईं तरफ। तो इसकी जो ये टक्करें हो रही है, टक्करें तो वैसे ही होगी, विद्युत क्षेत्र लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर दिशा में गति होना प्रारंभ होगी। वो कैसे होगी देखते हैं। जैसे कि यहां से यूं चला और फिर यूं आया, इस तरफ यूं आया और यूं आकर, और कंडीशन आ गई इसकी यहां पर। तो ये बी सिरा यहां है और बी डैश यहां है। तो देखो यहां पर टक्करें उतनी हो रही है, लेकिन टक्करें होते होते भी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट हो गया, ये है। तो यहां पर जो वेग है यहां से यहां आने वाला, यही है वीडी, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। और ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो ये सारा मामला जो है वो चालक के भीतर है। अब हम नंबर ले सकते हैं पर 1
और 2, 3, 4, 5 और लास्ट में यहां पर ये स्थिति है इसकी बी पर। तो ये क्या हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि इतनी दूरी पर ये ड्रिफ्ट हुआ है। कौन हुआ है? इलेक्ट्रॉन, या इसका इलेक्ट्रॉन का ये अपवाह है, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का अपवाह है। ड्रिफ्ट को हिंदी में अपवाह ही कहते हैं। तो ये है। अब इसमें ये हर इलेक्ट्रॉन की यही हालत होती है, यही कहानी होती है कि वो इसे थोड़ा थोड़ा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट करता करता गति करता है आगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, यानी अपवाह वो थोड़ा होता है, इसीलिए इसका जो अपवाह चाल या अपवाह वेग है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड मिला हमें। अब देखना यह है इसके अंदर कि यहां पर जो पहली टक्कर है यहां से यहां आने में, तो पहली जो टक्कर है इसमें जो टाइम लगा, संगत बोल दो बोले इसको, या इसको बोल दो कोलिजन बोल दो, संगत कोलिजन एक ही है, और या इसको टक्कर बोल दो। तो टक्कर में लगा समय उसको दर्शा रहे हम τ1 से, क्योंकि ये पहली टक्कर है। तो यहां लिख देते हैं प्रथम संगत या कोलिजन या टक्कर में लगा समय τ1 है। अब यहां से ये गति करना शुरू करेगा शुरुआत में टक्कर के बाद में, तो ये इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा u1। अब ये तापीय ऊर्जा कारण जा रहा है, यहां से जाते 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 अगर हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है तब तो यहां तक पहुंचते पहुंचते टक्कर के बाद में यहां पर जो प्रारंभिक वेग था या तापीय वेग था, थर्मल वेलोसिटी, वो वापस जीरो हो जाएगी टक्कर के बाद में। फिर चला, फिर वापस बढ़ा वेग u2, फिर जीरो हो जाएगा। तो हर टक्कर के बाद में वेग क्या हो रहा है इसका? जीरो हो रहा है तापीय ऊर्जा के कारण। और जब हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो उस कंडीशन में जो वेग होगा, तो u1 तो है, u1 जीरो हो रहा है, लेकिन एक समय बाद में इसमें एक हल्का सा ये ड्रिफ्ट हो रहा है, और यही जो अपवाह वेग है यही बचता है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद में, जिससे वो एक निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। तो यहां पर ये जो तापीय वेग लेंगे हम इसका, ये u1 है, इधर लेंगे तो u2 हो जाएगा, इसी तरह u3 हो जाएगा, और n टक्करों की बात करें तो un हो जाएगा। तो इनका जो औसत आएगा तापीय ऊर्जा के कारण, जो तापीय वेग है उनका जो औसत आएगा वो जीरो है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उनका वेग का जो औसत जीरो आ जाएगा तापीय वेग का, उस कंडीशन में उसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो अभी देखते हैं, पहले लेते हैं अपवाह वेग की परिभाषा। तो देखें यहां पर किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये अलग कर दो इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग कहलाता है, और इसे Vd से व्यक्त करते हैं। d का मतलब हो गया ड्रिफ्ट, तो इसे Vd से व्यक्त करते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और ये परिभाषा भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं।
तो ये परिभाषा हमें याद रखनी है और ये बेसिक फंडामेंटल है, ये भी हमें समझना है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालें। तो फॉर्मूला की बात करें तो जैसे ही हमने इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो आवेश पर एक बल कार्य करेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, देखो, चालक पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आरोपित करने पर आवेश कौन है यहां पर? इलेक्ट्रॉन है, पर एक बल कार्य करता है। तो वो बल क्या हो जाएगा? विद्युत बल होगा। तो विद्युत बल क्या हो गया? विद्युत बल F वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? माइनस क्यू ई। अब माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहां पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन आवेश होता है नेगेटिव, और ऋणावेश जो होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है। तो यहां पर हम इस Q की जगह E भी ले सकते हैं, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन का है, तो माइनस E हो जाएगा और यहां कर दो E वेक्टर। तो ये बना समीकरण पहला। हम कर क्या रहे हैं? हम यहां पर इस अपवाह वेग Vd का फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है, वो उत्पन्न कर रहे हैं या डिराइव कर रहे हैं हम। तो इस डायग्राम में बैठाते हैं। अब तो एक बल कार्य करता है जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, उनमें त्वरण होता है, उनके वेग में परिवर्तन होता है। तो त्वरण ले लो। ए वेक्टर बराबर क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए निकालेंगे तो हो जाएगा F अपॉन m। तो यहां से ये जो फॉर्मूला है इसी से लेना है, तो ये हो जाएगा F वेक्टर अपॉन में कर दो m। अब यहां से F का जो मान है वो लेना है माइनस E इलेक्ट्रॉन वाला और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र वाला। तो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर बटे में m। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये रफ कार्य था, इसको तो भले मिटा दो। अब देखें, यहां पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है हमने, तो उस कंडीशन में क्या है? एक फॉर्मूला ले लेते हैं। तापीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो था u वेक्टर। देखो, औसत को ऐसे बंद कर दो तो उसका मान होता है 0। जब हमने कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया ही नहीं, तो जो अनियमित गति हो रही है वो तापीय ऊर्जा के कारण हो रही है, और उस कंडीशन में उस कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो 0 होता है। वो औसत वेग होता है u वेक्टर। अब देखते हैं, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर आरोपित करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग जो है वो होगा Vd वेक्टर बराबर, ये भी औसत ले रहे हैं हम। तो अब जो गति का प्रथम समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है? वो है, देखो,
u वेक्टर, ये जो ऐसे बंद कर रहे हैं डब्बे में, ये लेस देन ग्रेटर देन लग रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी का या वेक्टर राशियों का जो औसत है उसको दर्शा रहा है यहाँ पर। या तो बार लगा ऊपर, अब बार ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो ऊपर हम बार लगा नहीं सकते, तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं। प्लस में ए और यहां पर टो। अब देखो टो क्या है, टो है विश्रांति काल, दो टक्कर के बीच में लगा समय या दो टक्करों के बीच में लगा औसत समय जो है वो है विश्रांति काल। तो अभी देखेंगे इसके बारे में भी टो क्या है। अब ये समीकरण 3 है, इसमें हमें ये मान रखना है, एक तो ए का मान रखना है ये वाला, और जो तापीय ऊर्जा के कारण जो वेग था उसका मान रखना है 0। तो देखो वीडी वेक्टर बराबर, ये तो हो गया 0, प्लस ए वेक्टर का मान क्या है माइनस ई वेक्टर बटा एम, तो ये हो जाएगा माइनस ई वेक्टर बटा एम, और गुणा में आ गया विश्रांति काल वाला टो। तो अतः जो अपवाह वेग है जिसे हमने वीडी से रिप्रेजेंट किया या व्यक्त किया, उसका जो फॉर्मूला है वो मिलेगा वीडी वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर बटा एम गुणा टो। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसको लगा दिया इंपॉर्टेंट। तो ये बना। अब यहां पर देखो माइनस आ रहा, तो ये क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह बता रहा है कि जो अपवाह वेग की दिशा है वीडी की, वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो ये यहां पर फॉर्मूला मिला है। अब इसका परिमाण निकालेंगे अगर, तो परिमाण क्या मिलता है देखते हैं अभी। तो देखें यहां पर ये जो अपवाह वेग है इसका परिमाण, अपवाह वेग का जो परिमाण होगा वीडी बराबर, उस कंडीशन में दिशा का कोई रोल है नहीं, परिमाण है ओनली फॉर, तो ये चिन्ह माइनस का नहीं आएगा, ये हो जाएगा ई टो बट्टे में एम। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो अपवाह वेग का सूत्र भी पूछ लेते हैं और इसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। अब व्युत्पन्न करना या इसको डिराइव करना, ये भी आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब देखें अपवाह वेग है तो एक सदिश राशि है, जाहिर सी दिख रहा है ये कि वीडी है, और मात्रक वही है जो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपवाह वेग क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला किस प्रकार आया है ये, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझनी है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो विश्रांति काल है, विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम, कि जब दो टक्कर होती है इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तो दो टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं विश्रांति काल। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य दो कर्मागत यानी एक के बाद एक टक्कर, टक्करों में लगा जो औसत समय है विश्रांति काल कहलाता है।
इसे टो, ये है, इसको आप टो बोल सकते हो, टो से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया विश्रांति काल। और m जो है यहां पर, ये द्रव्यमान है, तो लिख देते हैं यहां पर, यहां m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मूल आवेश, और बड़ा E जो है ये आरोपित विद्युत क्षेत्र है, तो हो गया विश्रांति काल, और Vd जो है वो है अपवाह वेग। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली है।